स्वागत है बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और बाबू लोग, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम सर पर आ गया है। यूपी बोर्ड 2022 का एग्जाम सर पर है, तो भैया एकदम लग जाओ मेहनत से। हम इधर मेहनत करवा रहे हैं, आप भी करिएगा हमारे साथ में। और इसका पूरा भरोसा आपको दिलाते हैं कि अगर आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैं यहाँ पे वही चीज बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि जो पढ़ाए हुए यहाँ पे प्रश्न है वो तो मिलेंगी और आप देखने से चूक जाओ और ये प्रश्न आपका छूट जाए। तो ऐसा ना करिएगा, बिना समय गंवाए चलते हैं, आज समय को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 जो कि भौतिक विज्ञान क्लास 12 के महत्वपूर्ण नियम है, उसको आप जरूर देखिएगा और वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाबू चलते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यही चैनल एकमात्र है जो आपको 10 दिनों में बाकी कड़ी से कड़ी मेहनत करवाएगा और हर सब्जेक्ट के जो टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपको जरूर से जरूर दिए जाएंगे, वो भी एग्जाम के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ चुके थे, किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ चुके थे। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए किरचॉफ का एक सेकंड पार्ट बनाया गया वीडियो का। तो चलो देखते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। चलिए बाबू, तो देखते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। तो किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो आपका होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। अब वोल्टेज लॉ जो द्वितीय नियम है, इसे हम लूप के नियम के नाम से भी जानते हैं। और इस नियम को किस तरह हम देखते हैं कि किसी भी बंद पास में विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। फिर से सुनिएगा, किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अर्थात आपका ये नियम होता है समेशन E बराबर समेशन आई आर। ये आपका क्या होता है, नियम होता है। वैसे इस नियम पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इस पे आप सवाल कर लीजिएगा। अन्यथा मैं आप लोगों को एक सीरीज बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण 40 सवाल रहेंगे फिजिक्स के, वो आपको पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, नियम समझ में आ गया हो KVL। और हाँ, एक बात ये जानिएगा, जो किरचॉफ का सेकंड नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, आज पूरा नियम हम खत्म कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं एक आपका और ही अलग नियम। अब जितने हम नियम करने वाले, चुंबक में आ गए हैं हम लोग। तो चुंबक में पहला नियम पूछा था बायो सेवर्ट का नियम। भैया ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। ट्रिपल स्टार का मतलब 3 नंबर में पूछा जा सकता है और बहुत ही आसान नियम है। किसका नियम है? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही आसान नियम है, बायो सेवर्ट का नियम। तो इस नियम को हम देखते हैं, बायो सेवर्ट का नियम हम लोग देखते हैं। बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना। बायो सेवर्ट का नियम कहने से पहले ये जानो कि इन्होंने बहुत प्रयोग किया। प्रयोग इस बात पे किया, सन 1820 में ऑस्ट्रेट ने बताया कि जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। यानी धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिक थे, ये दोनों लग गए ये प्रयोग करने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। समझ रहे बात को। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कोई आपके पास तार है, चालक तार है, और इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इन्होंने बताया पहला नियम ये बताया कि जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो dB प्रोपोर्शनल I। तो चालक के निकट
अल्पांश के कारण जो भी चालक के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह उस चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। फिर दूसरा नियम बताते हैं, दूसरी बात बताते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो लंबाई के dl माने अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेते हैं तो ये आपका अल्पांश लंबाई का हो जाएगा dl हो जाएगा। तो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होती है। इसके बाद तीसरी बात बताया इन्होंने कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है db, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है db, वो बनने वाले कोण थीटा के जया के अनुक्रमानुपाती होता है। बोले तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। db प्रोपोर्शनल I, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साइन मतलब बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात इन्होंने बता दी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, चारों को मिला देंगे, चारों को मिला देंगे। चित्र कोई उतना मायने नहीं रखता। यहाँ देखते हैं चारों को मिलाने पर, चारों को मिलाने पर अगर आ गया तो आप इसका चित्र बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं चारों को मिलाने पर, चारों को मिलाने पर। प्यारे बच्चों चारों को मिला देंगे, 1 2 3 ये सब अंश में है, नीचे वाला हर में है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलो मैं चित्र मिटा ही देता हूं, चित्र को मिटा ही देते हैं। अगर आपको बनाना होगा चित्र तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे चारों को मिला देंगे तो आपका हो जाएगा db प्रोपोर्शनल अंश में I dl साइन थीटा। तो I dl साइन थीटा बाई कितना स्क्वायर, r स्क्वायर, बाई कितना स्क्वायर, r स्क्वायर। तो db प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अब क्या करोगे, मैंने कल भी बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रोपोर्शनल को और बराबर करना है तो आपको कोई न कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। तो बाबू यहाँ पे जो db आएगा, db बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई आ जाता है। और आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर आ जाता है। तो db बराबर हो जाता है म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। और ये क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। ये क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। तो इसे बहुत ही खतरनाक ये नियम नहीं है, बहुत ही इजी नियम है। फिर से इस नियम को समझ लेते हैं। तो क्या बायो सेवर्ट का नियम ये बताना चाहता है कि कोई भी अगर चालक तार है, कोई भी तार है, उसमें धारा अगर बह रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो पहली बात बताते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा जितने तेज रहेगी, धारा एम्पियर का मान जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके बाद dv प्रोपोर्शनल dl, लंबाई जितने ज्यादा होगी तार की उतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, जो तीव्रता होगी उस बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होगी। और dv प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी जितनी ज्यादा दूरी होगी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों को मिला दिए तो ए भी अंश में, ए भी अंश में, ए भी अंश में, हर में कौन है, r स्क्वायर। तो I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। तो dv बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये आपका कांस्टेंट है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। और इसका जो मान होता है म्यू 0 अपान 4 पाई का, वो रखा जाता है सवाल में 10 की पावर माइनस का 7, 10 की पावर माइनस का 7 रख दिया जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, ठीक है ना। तो चलते हैं बाबू, अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और अब ज्यादा नियम मैं कराऊंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट नियम है वही आपको बताए जा रहे हैं। तो अगला नियम आपका जो है, अगला नियम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है विद्युत चुंबकीय संबंधित
संबंधित फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। अब देखो फैराडे का नियम पढ़ेंगे, किसका नियम पढ़ेंगे? फैराडे का नियम पढ़ेंगे। जैसे किरचॉफ के दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से फैराडे के भी दो नियम होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय संबंधित किसका नियम? फैराडे का नियम। उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी इसी को कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में फैराडे कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अब देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं। मतलब ये होता है कि अगर आप विद्युत क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन करते हो, कभी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा देते हो, कभी विद्युत क्षेत्र का मान घटा देते हो, तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान घटाने और बढ़ाने से जो निकलने वाली रेखाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्या करते हो कि किसी भी कुंडली के समीप आप कोई चुंबकीय क्षेत्र लेते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र में आप परिवर्तन करते हो, यानी परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी क्या कर सकता है? विद्युत का उत्पादन कर सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पादित किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र भी स्थापित किया जा सकता है। तो इन्होंने इसी के बारे में नियम बताया। तो फैराडे के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी भी बद्ध कुंडली में, जब किसी भी बद्ध माने परिपथ आपका पूरा होना चाहिए, परिपथ आपका ऐसा ना रहे कहीं पे ब्रेक रहे, तो किसी भी बद्ध परिपथ के लिए जो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो किसी भी बद्ध कुंडली के लिए उसके चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर से बात सुनिएगा, जब किसी भी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और यह बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। तो किसी भी बद्ध कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से क्या होता है? परिवर्तन करने से क्या होता है? उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। और यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है यह तभी तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है ना? पहला नियम ये हो गया। द्वितीय नियम क्या कहता है आपसे? द्वितीय नियम बच्चों आपसे कहता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ई, वो फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे लगा दिया जाता है माइनस का चिन्ह। किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। ये माइनस का चिन्ह आपसे ये प्रयत्न करता है कहने का कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह इस परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये था भैया फैराडे का नियम। एक बार संक्षेप में इसको समझ लेते हैं। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न रहता है जब तक कि उसके मान में परिवर्तन होता रहे। और दूसरा द्वितीय नियम में कहता है कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, E प्रोपोर्शनल माइनस d∅dt। और माइनस चिन्ह आपसे ये बताने का प्रयास करती है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन है और उसके कारण जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह सदैव परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना? फिर अगला नियम पढ़ते हैं, क्या है? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो प्यारे बच्चों अगला इंपॉर्टेंट नियम पढ़ते हैं, और अगला जो इंपॉर्टेंट नियम है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम। किसका नाम है? स्नेल का नियम। वैसे यह नियम जो है ये प्रकाश के अपवर्तन में आता है। प्रकाश से किसमें आता है? अपवर्तन में आता है। आप परेशान मत होइए, आपके पास मैं जितनी वीडियो बना पाऊंगा उतना बना के डालूंगा, और आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन अधिकांशता होंगे वो वीडियो में से ही
आपको मिल जाए। अधिकतर तो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से मिल जाएंगे, इतनी वीडियो में बना के डालूंगा। तो कृपया करके आप लोग सारे बच्चे वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग ये पछतावा ना रह जाए कि बाद में ही क्वेश्चन आ जाए और आप छूट जाओ इस चीजों से। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जितनी बार हो सके वीडियो को उतनी बार आप देखिएगा। तो स्नेल का क्या हम पढ़ने वाले नियम, वैसे स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है, जिसे आपको पता होगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसमें जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसमें हम क्या खींच देते हैं, एक लंब डाल, जिसे कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। ये आपकी जो किरण आ रही है इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। माने जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। और अपवर्तन किरण के बाद जो किरण जाती है, जो जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या इसको कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण माने आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं आर से। अब नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये कहता है, वैसे अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। और जो दूसरा नियम है अपवर्तन का, वही है स्नेल का नियम। और ये कहता है कि जब, यानी कहता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे ही कहा जाता है स्नेल का नियम। यानी स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जया, देखो जया का मतलब होता है साइन, कुज्या का मतलब होता है कास, और स्पर्श जया का मतलब होता है टेन। तो कह रहा है कि आपतन कोण की जया, बोले तो साइन आई, बोले तो साइन आई आपतन कोण की जया। अपवर्तन कोण की जया बोले तो साइन आर, साइन आर के क्या होता है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, बोले तो बच्चों का होता है कांस्टेंट होता है। और इसे कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2, 1n2। और यही क्या भैया, स्नेल का नियम है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने दो वीडियो में ये देखा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट नियम हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग अगली जो वीडियो पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण पूरे फिजिक्स के बीमा राशि और मात्रक पर डिपेंड होगी। तो वो वीडियो हो सकता है लंबी भी हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरे क्लास 12 के जितने भी राशियां हैं, जितने भी मात्रक बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। तो अगली वीडियो मुलाकात होती है। और इस चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहां पर बोर्ड 2022 की तैयारी बड़े ही खतरनाक तरीके से कराई जा रही है। और इसके बाद जो बोर्ड 2023 की परीक्षाएं होंगी उसमें भी ये चैनल आपका महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।